यदि आप दोस्तों के साथ छुप छुप कर खेल रहे हैं ताकि दूसरों को न पता चले, आप एक कब्रिस्तान में छिप जाते हैं। इस समय आसपास का माहौल अचानक बदल जाता है। घना धुंध चारों ओर छा जाती है। हवा में अजीब सी गंध फैल जाती है। क्या आप अपने अंदर के डर पर काबू पाकर यहाँ रहना चुनेंगे या सीधे खेल छोड़कर तेजी से निकल जाएंगे? यह घटना 2017 में हुई थी, जब मैं लगभग 10 साल का था। मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में था। उस समय ग्रामीण मनोरंजन सुविधाएं बहुत अधिक नहीं थीं। खासकर हमारे जैसे बच्चों के लिए लगभग कोई मनोरंजक स्थान नहीं था। और बचपन में मेरा खेलने का मन बहुत अधिक था और मैं बहुत शरारती भी था। हालांकि मैं एक लड़की हूँ, फिर भी मुझे अक्सर अपनी उम्र से बड़ी बच्चों के साथ खेलने में मजा आता था। एक दिन रात के खाने के बाद मैं सामान्य रूप से अपनी बहन को ढूंढने गई। हमारा गांव पहाड़ के पास है, इसलिए मेरी बहन और उसके सहपाठी अक्सर पहाड़ में खेलते थे। उस समय हम छोटे थे, कुछ भी नहीं समझते थे और डरते भी नहीं थे। इसलिए मैं अपनी बहन और उसके 3 सहपाठियों के साथ मिलकर 5 लोग हुए। हम सब एक साथ पहाड़ी में छुप खेलने गए, क्योंकि पहाड़ पर बहुत पेड़ हैं, इसलिए छिपने के लिए उपयुक्त है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद खेल शुरू हुआ। मेरी बहन ने सबसे पहले कहा कि अब उसे हमें ढूंढने का मौका है। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दूर भागूं ताकि मैं आखिरी व्यक्ति बन सकूं जिसे ढूंढा जाए। हमारे खेल के नियम हैं कि जो सबसे पहले पाया जाएगा उसे सबको नाश्ता खिलाना पड़ेगा। मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन नाश्ता खाना चाहता था, इसलिए मैंने जोर लगाकर और दूर भागा। नतीजतन मैं अनजाने में एक कब्रिस्तान में चल गया, क्योंकि हम पहले कभी इस जगह पर नहीं आए थे। मैंने सोचा कि यह जगह बहुत छुपी हुई है, वे निश्चित रूप से मुझे नहीं खोज पाएंगे। इसलिए खोजे न जाने के लिए मैंने वहीं सुरक्षित स्थान पर छिप गया, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा और अत्यधिक जिज्ञासु था। मैं चारों ओर घूरता रहा और अनजाने में एक कब्र स्तंभ खोज निकला। हमारे गांव में बड़ों का अक्सर कहना है कि कब्र पर लिखे नामों को बिना सोचे नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें पढ़ने से अशुद्ध चीजें आकर्षित हो सकती हैं। उस वक्त मैंने बड़ों की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं चुपचाप उस कब्र स्तंभ के पास चला गया। मैंने उसमें लिखा नाम जोर से पढ़ा। मैंने कब्र पर लिखा नाम पढ़ने का कारण यह था कि वह नाम वाकई में बहुत मजाकिया था। इसमें बहुत देसी स्वाद था और उस कब्र स्तंभ के चारों ओर घास फूस उगाई थी। साफ जाहिर था कि लंबे समय से यहाँ कोई नहीं आया है। पास की कब्रों की तुलना में यहाँ घास इतनी ज्यादा थी कि यह मुझे पूरी तरह से छुपाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए मैं बस वहीं बैठ गया। मैंने सोचा कि यह जगह, वे निश्चित रूप से उन्हें ढूंढना असंभव है, लेकिन कौन जानता है कि मैं अभी बैठा हूं ही नहीं। चारों ओर अचानक घनी धुंध उठने लगी। दृश्यता लगभग शून्य हो गई। इस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी आधे सपने आधे जागृत अवस्था में फंस गया हूं। मेरा चेतन स्पष्ट था, लेकिन आसपास की आवाजें एक क्षण में गायब हो गईं। पहले जो हवा की आवाज और कीड़ों की चीखें सुनाई दे रही थीं, इस समय ऐसा लगा जैसे म्यूट बटन दबा दिया हो। हवा अचानक शांत हो गई, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो। इस क्षण मुझे अचानक समझ आया कि इतना लंबा समय क्यों बीता। वे अभी तक मुझे ढूंढने नहीं आए थे। तभी एक अजीब डरने की भावना मेरे दिल में उमड़ने लगी। इसलिए मैंने और इंतजार न करने का फैसला किया और सोचा कि पहले इस कब्रिस्तान को छोड़ दूं। मैंने दूसरों को ढूंढने के लिए खुद पहल की, लेकिन तब धुंध बहुत घनी थी। मैंने आते समय के रास्ते से वापस चलना शुरू किया। चलते चलते लग रहा था कि मैं बहुत समय से चल रहा हूँ, लेकिन मैं आते समय का रास्ता नहीं पा सका। इसके साथ ही उस समय की घनी धुंध के कारण मैं और अधिक ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं वहीं घूम रहा हूँ। इस समय मैं बहुत थक चुका था। मेरी दोनों टांगें कमजोर होने लगी थी, इसलिए मैंने रुकने और थोड़ी आराम करने का निर्णय लिया। इस समय मैं छुपी के बारे में सोच रहा था। जब मैं यहाँ आया तो इतना समय तो नहीं लगा था। अब 10 मिनट से अधिक हो चुके, फिर भी मैं उस स्थान नहीं पहुंच पाया जहाँ छुपी शुरू हुई। मैंने शुरू किया शक करने के लिए कि क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर एक नजर डाली और उस नजर ने मुझे तुरंत वहीं हक्का बक्का कर दिया। मैंने देखा कि मैं अभी भी उस गुलाबी मैदान में खड़ा हूँ, जबकि वह गुलाबी मैदान इतना बड़ा नहीं है। फिर भी मैं वहीं खड़ा हूँ। मेरे मन में डर तुरंत बढ़ गया। मैं पूरी तरह से दिशा सही है या नहीं पर ध्यान नहीं दे पाया। सिर झुकाकर जोर लगाकर दौड़ने लगा। फिर मैंने दौड़ते हुए रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कितनी देर तक दौड़ा। अंत में मैं दौड़ नहीं सका और पूरी तरह से थक गया। आंसू भी सूख चुके थे। तभी मैंने दूर से अपनी बहन को देखा। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हें मैंने पा लिया है। तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे मैंने ढूंढा है। हाँ। इससे मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैंने स्पष्ट रूप से उस कब्रिस्तान के पीछे इतनी देर तक छुपा था और फिर इतनी दूर भगा था, फिर भी मैं दूसरा व्यक्ति क्यों पाया गया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा कि अब आसपास के घने धुंध उड़ चुकी थी। उस समय मैं तुरंत अपनी बहन की बाहों में कूद पड़ा, उसे गले लगाया और रोना शुरू कर दिया।
मैंने कहा कि मैं अब खेलना नहीं चाहता, मैं घर लौटना चाहता हूँ। मैंने उसे अपनी अभी हाल ही में हुई अजीब घटना के बारे में बताया। मेरी बहन ने मेरी बात सुनकर भी डर गई, इसलिए हमने खेलना बंद करने का फैसला किया और जल्दी से घर की ओर बढ़ गए। घर की ओर जाते समय मुझे हमेशा बुरा सा महसूस होता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज लगातार हमारा पीछा कर रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। अचानक मुझे जंगल में कुछ लौ की तरह जलता हुआ दिखाई दिया। वह लौ बड़ी नहीं थी, ये आधे आसमान में तैर रहा था और इसका रंग लगातार बदल रहा था, कभी हरा तो कभी लाल। मैंने तुरंत अपनी बहन को बताया। मैंने उसे भी देखने को कहा। मुझे नहीं पता वह गंभीर था या मेरी जानबूझकर डराना चाहता था। उसने एक नजर देखने के बाद वास्तव में मुझसे कहा, क्या ये भूत कहानियों में बताई गई भूतिया चीज नहीं हो सकती? तभी हम दोनों में से कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया और फिर हम बेबाकी से घर वापस भाग गए। घर लौटने की उसी रात मुझे बुरे सपने आने शुरू हो गए। सपने में मैं फिर से उस घने कुहासे से ढके कब्रिस्तान में पहुंच गया। इस बार घर में धीरे धीरे एक डंडा थामे बुजुर्ग दिखाई देने लगे। वह लगातार मुझे हाथ हिलाकर आने का संकेत देता रहा। सपने में मुझे अत्यधिक डर महसूस हुआ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने फिर से मुड़कर बेबाकी से वापस दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते मैं अचानक से स्वप्न से जाग गया और फिर मुझे तेज बुखार हो गया। परिवार ने पहले सोचा मुझे सर्दी है, बुखार कम करने की दवा दी। दवा लेते समय मैंने आज जो हुआ वह दादी को बता दिया। दादी ने सुनकर उनका चेहरा गंभीर होने लगा। उन्हें इस तरह की चीजों का अच्छा ज्ञान था। उसी रात दादी ने मेरे लिए एक चीज बनाई जिसे डाओ शुई फान कहा जाता है। विशेष रूप से सबसे पहले एक कटोरा पानी जमीन पर रखा जाता था, फिर पानी में 3 चम्मच खड़ा किए जाते थे, फिर वे कुछ बातें दोहराते हुए पानी में चावल का 1 चमचा डालती थीं। अंत में कुछ कागज भी जलाया गया। अजीब बात है कि अगले दिन मेरा तेज बुखार कम हो गया। मुझे नहीं पता कि यह बुखार कम करने की दवा के प्रभाव के कारण था या दादी द्वारा बनाई गई उस चीज की वजह से। सुरक्षा के लिए दादी ने हमारे गांव की वांगपो से मेरे लिए एक लटकन का इंतजाम कराया और उसे मेरे शरीर पर पहना दिया। उसके बाद मुझे किसी भी प्रकार की विचित्र घटना नहीं हुई।